नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। मैं जो आज से आप सभी के लिए जो लाया हूँ, मेरा पूरा वीडियो सेशन रहेगा, वो रहेगा हमारा मेन फोकस रहेगा और वो होगा हमारा भूगोल पे। और उसमें भी जो मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ वो है हमारा आपका वायुमंडल, क्योंकि सौर मंडल मैं आप सभी के साथ पहले ही सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो है उसके वीडियो वो मैं अभी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड अप कर दूंगा, ठीक है। तो सौर मंडल के बाद हमारा पार्ट आता है वायुमंडल का। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जो भी हमारा पूरा सारे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं और जो भी हमारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आज मैं वायुमंडल के विषय में आपके साथ पूरे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स ऑन टाइम आपको मिलते रहें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज और मेरा जो फेसबुक ग्रुप है उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि मेन फोकस्ड है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल पे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है वो बेसिकली है क्या। अगर मान लिया कोई हमसे बोले कि आप अपने शब्दों में वायुमंडल को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको एक लाइन में ये जवाब दूंगा कि हमारे जो है भैया आसपास का जो पूरा वातावरण है और जो हमारा पूरा आवरण है, जो विभिन्न प्रकार की जो भैया आपकी सब गैसेस हैं, उनसे जो हमारा पूरा आवरण मिलकर जो है भैया निर्मित हुआ है, वही हमारा वायुमंडल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी पूरी भैया पृथ्वी है उसके चारों ओर जो आपका वो सब घिरा हुआ है वो क्या है, गैसों का विशाल आवरण है। और ये जो है ये हमारी पृथ्वी का एक अखंड भाग है, यानी कि हम चाहकर भी इसको हमारी पृथ्वी से अलग नहीं कर सकते हैं। और ये जो जो आपका चारों तरफ घिरा हुआ भाग है, यही हमारा एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा वायुमंडल है इसकी भैया उत्पत्ति कब होती है। तो एक भैया जलवायु वैज्ञानिक हुए हैं, वो हुए हैं आपके क्रिचफील्ड। तो देखो, जो ये जो थे भैया क्रिचफील्ड थे, इन्होंने ये बोला था कि आज से 58 से 50 करोड़ वर्ष पहले ही जो आपका एक युग आया था वो था आपका कैम्ब्रियन युग। तो इस कैम्ब्रियन युग में वायुमंडल का जो आपका वर्तमान स्वरूप है वो जो है भैया डेवलप हो चुका था, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें इसके बारे में समझनी है, तो ये जो भैया वायुमंडल है, देखिए पृथ्वी पर जो कुछ भी है, हर हर एक चीज का कोई ना कोई भार अपने में है, भार भी होगा और या फिर उसका दाब होगा, कुछ ना कुछ जो है वो अपने में प्रॉपर्टी लिए हुए है। तो उसमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आपका वायुमंडल का भार है वो कितना है। तो वो है 5.6 इंटू 10⁻25 टन। इतना भार हमारे ऊपर 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन लगा रहता है, लेकिन हमें जो है उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम जो है भैया स्टार्टिंग से ही इस वायुमंडल के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो होता है क्या, ये हमारा है टोटल भार, लेकिन जो इसका 50% यानी कि जो इसका आधा भाग है 2.8 के आसपास का जो है भाग, वो जो है हमारा जो आपका सबसे नीचे वाली जो हमारी परत होती है, क्षोभ मंडल है, जहाँ पर हम लोग हैं, तो वो सबसे से ज़्यादा पार्ट वहीं पे हो जाता है, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो क्या होता है कि ये जो आपका 5.6 इंटू 10⁻25 टन है, ये हमारा है इसका टोटल भार। लेकिन जो इसका आधा भाग है वो जो है हमारे पास आ जाता है 5500 किलोमीटर, यानी कि 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक में ही ये सारा का सारा आ जाता है। आधा भाग इसका अंगा जो है आ जाता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम भैया जो सारी गैसेज हैं, अगर जो हम उसका पूरा मिश्रण देखते हैं, तो उसमें 78% जो है वो है भैया नाइट्रोजन, जो कि एक भारी गैस है। उसके बाद जो है 20.99% है वो है भैया ऑक्सीजन, वो भी एक भारी गैस है। तो जो है वो सब आपकी भारी गैसेज हैं वो सब रहेंगी नीचे, और जो आपकी हल्की गैसें हैं वो रहेंगी ऊपर। तो जिस अमाउंट मतलब जिस आपकी डिस्टेंस पर सारी की सारी भारी गैसेज आपके सबके पास होंगी, वो क्या करती हैं कि वो जो है मैक्सिमम जो इसका भार है या जो इसका दबाव है, प्रेशर है, वो उसको अपने साथ रखेंगी। और यही कारण है कि ये भैया 5500 किलोमीटर धरातल से ही अपना जो है आधा
भार जो है ये अपना कवर अप कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है कि जो भैया इसकी अंतिम ऊंचाई है, यानी कि जो ये अपना मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है वायुमंडल, तो वो है आपका 16,000 किलोमीटर से लेके और 32,000 किलोमीटर तक, यानी कि 16,000 से लेके 32,000 किलोमीटर ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। 32,000 किलोमीटर आप ये समझ लीजिए कि ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो इसका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपका 550 किलोमीटर पे ही आ जाता है, तो यानी कि इसका 50% भाग तो आ गया 550 में। उसके बाद जो आपका है, आपका मान लिया 75% है, वो आ जाएगा आपका 1600 में, और बाकी जो आपका 99% है वो आ जाएगा 3200 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो भैया वायुमंडल का संगठन है, वो जैसा कि मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज, यानी कि ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो भैया गैसेज हैं, उनका जो भैया मिश्रण बन के जो एक पूरा आवरण बनता है, वो हमारा वायुमंडल है। तो जो गैसेज हैं वो भी हमको पता होने चाहिए। तो उन सारी गैसों में भी हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो उसके सब घटक मानी गई हैं, वो हैं 10 गैसें, और उन 10 गैसों में भी जो है 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 5 कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन, इसका संगठन सबसे से ज़्यादा है, और वो है कितना, 78.03% है। और ये जो है भैया कहाँ से आती है, ये आती है भैया जैविक स्रोत से। इंपॉर्टेंट है, ये आपको परसेंटेज एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली पूछता है। तो ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, सबसे भारी गैस है, 78.03% ये है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, 20.99, लगभग 21%। और ये भी जो है इसका स्रोत, ये भी आपका जैविक स्रोत है। इसके बाद आती है आर्गन। आर्गन इम्पॉर्टेंट है। आर्गन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये आपका रेडियोलॉजी गैस है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के जो है इसमें होते हैं गुण। और ये कितना परसेंट है, तो ये है 0.93%, लगभग 1% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कलाकार गैस, देखने में तो देखिए 0.03% है इसका आयतन, उसका स्रोत है भाई जैविक स्रोत और साथ में औद्योगिक स्रोत। लेकिन होता क्या है कि जो भैया इस समय जो हमारा मान लिया जो आपका औद्योगिक जो आपकी इकाइयां हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो जब भैया कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करती हैं, तो देखो क्या होता है कि ये जो आपका परसेंटेज है, ये भैया जो है वायुमंडल में और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। और ये जब भैया इंक्रीज होता है, तो ये जो है आपस में ये जब अपना केमिकल रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है कि ये सबसे जो आज वर्तमान की जो सबसे ज़्यादा समस्या वाली बात है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो है उसको ही भैया कॉज करता है, तो ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 0.01% आयतन में है। तो ये जो आपकी 5 गैसेज हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर हाल में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद की देखिए जो है आपकी 5 गैसेज वो कौन सी हैं, तो एक है आपकी नियोन है। नियोन देखिए ये क्या होता है, ये आपका भैया जो है जो हमारी भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उससे ही ये हमें प्राप्त होती है, और ये है 0.0018%। और हीलियम जो है ये आपकी रेडियोलॉजी गैस है, और ये है 0.0005%। ठीक है, उसके बाद आती है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन भी ये जो है भैया आपकी है आंतरिक गैस है, 0.0001%। जीनॉन आंतरिक है 0.32505। ठीक है, और फिर है आपकी ओजोन। ओजोन देखो क्या होता है कि ओजोन एक भैया परत है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, और ये जो है इस समय इसका जो है अपघटन होता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो हमारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ओजोन की जो भैया मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर इनमें आकर भैया आपका क्लोरीन पहुंच जाएगा, तो ये जो है भैया ओजोन को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और ये जो है साइंटिफिक अभी जो सब हुए हैं, आपके रिसर्च हुए हैं, उसमें ये जो है भैया पता चला है कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1000 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जो है अपना वो सब जो है आपका ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जहाँ पर ये है, और ये आपका आता है समताप मंडल में। तो देखो समताप मंडल के भैया ऊपर वो है आपका मीजोस्फीयर। तो देखो मीजोस्फीयर में देखो क्या होता है कि वहाँ पर जो है आपका आयोनाइजेशन
हो जाता है और तब क्या होता है कि ये जो है इसका अपघटन स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं इसके आगे के बारे में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका समताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, ये सब अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बताई 10 भाग बताए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका लगभग 21%, आर्गन लगभग 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे। तो देखिए जो आपकी मुख्य गैसेज हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो हमें मेन जानना है 3 गैसों के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जानना है और साथ में ओजोन जानना है। तो देखो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये जो है निष्क्रिय है, ये किसी के साथ जल्दी क्रिया नहीं करती और ये सबसे भारी गैस है। ठीक है, और जो है इसका जो आपका सर्कुलेशन है, जो आपका इसका चक्रण है, वो देखिए वायुमंडल में अलग होगा, जो आपका भैया भूमि है वहाँ पर अलग होगा, और जो आपका जैविक मंडल यानी कि जैव मंडल है वहाँ पर भी अलग होगा। 3 चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोएट में कौन सा बैक्टीरिया पुंजिया एक्सेप्ट करता है, वो है राइजोबियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये जो आपका नाइट्रोजन है ये जब बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये क्या करता है, ये कॉज करता है एसिड रेन को। उसके साथ साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये 2 गैसेज वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल हैं किसके लिए, एसिड रेन के लिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया प्राणदायिनी गैस है। ठीक है, हम सभी को पता है, और इस भारी गैस का संघनन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है आपका वायुमंडल के सबसे निचले भाग पे, और वो कौन सा है, वो है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, जहाँ पर हम लोग हैं इस समय। ठीक, इसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहली विशेषता जो हमको पता होनी चाहिए, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है, वो भैया ग्रहण करते हैं पौधे, और वो जो है भैया प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की देखिए मात्रा कितनी थी 0.03%, लेकिन जब इसके भैया कंसंट्रेशन किसी ना किसी कारणों से ये अगर मान लिया चेंज होती है और उसमें जो है मान लिया आपका इंक्रीज होता है, तो ये जो है क्या करता है कि जो आपका पूरा जलवायु परिवर्तन है ये उसको भैया वो सब कॉज करता है, और साथ में जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओजोन की। देखो ओजोन में देखो क्या होता है कि ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है क्या होता है कि जो इसका सर्वाधिक सांद्रण है वो है आपका 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, और ये जो है सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, ये करता है आपका पराबैंगनी रेस जो आती हैं सूर्य से, ये उसको रोकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो है CFC यानी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साथ में जो अन्य आपके ओजोन क्षरण के इनके जो सब पदार्थ हैं, जब इनकी मात्रा वायुमंडल में इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होता है कि ओजोन परत का जो है अपघटन होना स्टार्ट हो गया है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसमें देखिए क्या होता है कि एक जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भैया भारी गैसेज हैं वो हैं आपके नीचे वाले पार्ट में, और जो आपकी हल्की गैसेज हैं वो हैं आपका उनके ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपकी भारी गैसेज हैं ये सब आपका नीचे हैं, और जो आपकी हल्की गैसेज हैं जो हैं वो सब हैं आपकी वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ठीक है, उसमें से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो ओजोन है ये भैया अस्थायी गैस है, यानी कि जो है इनका जो पूरा संघनन है, जो भी इनका संगठन है, ये सब आपका घटता बढ़ता रहता है। और उसके साथ साथ जो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन, ये जो आपकी 4 गैसेज हैं ये आपकी स्थायी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक चीज और पाई जाती है, वो है आपका जलवाष्प यानी कि वेपर। देखिए वेपर क्या होता है कि वायुमंडल में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि 4% जलवाष्प जो है ये हमारे वायुमंडल में सदैव उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है कि जलवाष्प की जो है सर्वाधिक मात्रा सब कहाँ पे होगी, तो वो होगी भैया भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास क्यों होगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है
कि भूमध्य रेखा के आसपास में जो है आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है। वहाँ पर जो क्या होता है कि जो आपका जैसे मान लिया नीचे पानी है तो वो जो है आपका भाप बन के ऊपर उठता है। और सबसे कम कहाँ होगा, जहाँ पर ये पानी भाप बनकर नहीं उठेगा। और वो कहाँ होगा, वो होगा ध्रुवों पे। ध्रुवों पर क्यों होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर मोस्टली टाइम भैया बर्फ जमी रहती है, यानी कि वहाँ पे सूर्य जो है बहुत कम निकलता है। और जब सूर्य नहीं निकलेगा तो भैया पानी भाप बनकर ऊपर नहीं जाएगा। और जब पानी भाप बनकर ऊपर नहीं जाएगा तो फिर जलवाष्प नहीं बनेगा। तो यही कॉमन सी चीज़ है कि भूमध्य रेखा पर जो है भैया सबसे ज़्यादा जलवाष्प होगा और भैया ध्रुवों पर सबसे कम होगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि 4% जो मैंने बताया ये तो भैया होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका जल वाष्प की मात्रा होती है वो कितनी ऊंचाई तक होती है, वो होती है 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है उसमें देखिए 90% जलवाष्प होता है। और यही से आपकी बारिश भी होती है, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर का जो आपका दायरा है यही यही आपका बेसिकली देखा जाता है, ये आपका क्षोभ मंडल ही होता है। तो देखिए वहाँ पर ही आपके सारे बादल होते हैं, तो वो आपका बारिश भी वो सब करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो आपका जलवाष्प है ये हर एक प्रकार का संगठन करता है, जैसा मैंने अभी बताया। और जो आपकी बारिश संबंधी जो आपका मौसमी घटनाएं हैं, चाहे वो आपके बिजली गिरना हो, चाहे बादलों का बनना हो, चाहे आपका बारिश होना हो, ये सारी की सारी जो है घटनाएं वो जो है इसी जलवाष्प के कारण होती है। और वायुमंडल में देखिए जलमंडल का जो आपका 0.001% भाग है वो जो है जलवाष्प के रूप में हमेशा सुरक्षित रहता है, वही 4% भाग। ठीक है। अब आते हैं आपके धूल कण भी होते हैं। धूल कण देखो क्या करते हैं, धूल कणों की भी विशेषताएं हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो धूल कण होते हैं उनको एक नाम दिया गया है, वो है आपका एरोसोल। तो ये जो है एरोसोल है, ये क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके विभिन्न स्रोत हैं, चाहे भैया आपके धूल कण हो या फिर जैसे मान लिया जो आपकी कंपनी से इसकी जो सब चिमनियाँ होती हैं वहाँ से जो सब काला धुआं निकलता है, तो उसमें भी जो है आपके धूल होगी, राख होगी, मिट्टी होगी, वो जो सारे कण हैं यही सब जो है हमारे वायुमंडल के में जब थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये वहाँ पर अपना घूमते रहते हैं और यही हमारा होते हैं। तो ये जो है इनकी थोड़ी देखो कुछ चीज़ें हैं। ये देखो क्या करते हैं कि अगर मान लिया ऊपर नमी है तो ये उस नमी को अपने में सोख लेंगे, पहली चीज़, यानी कि ये भैया आर्द्रताग्राही नाभिक हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जब मान लिया सूर्य का उसे प्रकाश आ रहा है तो ये जो है भैया प्रकाश का भैया क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे और साथ में भैया प्रकीर्णन भी करेंगे। जब ये भैया प्रकीर्णन करेंगे तो क्या होगा कि जो हमें भैया एक्चुअल रंग दिखना चाहिए उससे से ये जो थोड़ा सा अलग दिखेंगे। और वही रीजन है कि जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो अगर मान लिया कलर की स्कैटरिंग होती है तो वो रीजन होता है हमारा आकाश का रंग जो हमें नीला दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि वो होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि आपका प्रकीर्णन होता है। और वो कौन सा प्रकीर्णन होता है, वो होता है आपका कलर प्रकीर्णन होता है। ठीक है। उसके साथ साथ देखो क्या होता है, ये जो आपके धूल कण है ये जो है ऊष्मा को भी अवशोषित करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम एक चीज़ और देखते हैं कि मान लीजिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो हमें रंग दिखता है वो क्यों दिखता है, वो भी जो है हमें धूल कणों के ही कारण दिखता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपका उषा काल होता है या फिर जो आपका गोधूली की जो भैया तीव्रता होती है वो भी जो है धूल कणों पर आपकी निर्भर करती है। उसके साथ साथ धूल कण जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है अगर मान लिया नमी है तो ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इनका सबका जो है सर्वाधिक जो आपका जमाव होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपका उपोष्ण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में। ऑब्वियसली भाई जहाँ पर ज़्यादा होंगे मान लिया उद्योग होंगे तो फिर वहीं से ही हमारा ज़्यादा वो सब धूल मिट्टी कंग और वो सब हवा में जाएगा। और सबसे कम कहाँ होगा, ध्रुवों पे यार। ऑब्वियसली जब यार ध्रुवों पर कोई रहता ही नहीं है तो फिर वहाँ पर कहाँ से ये सब काम होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका धूल कण। अब आते हैं वायुमंडल की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वायुमंडल की संरचना जो है इसमें जो है मेन आपका विशेष महत्व आता है वो आता है आपका 20वीं शताब्दी में। और इसमें भी देखिए कुछ हैं आपके जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वैज्ञानिक हुए हैं। एक है आपके तेजांश डीबोर। डीबोर ने जो है सबसे ज़्यादा जो इसकी संरचना हुए हैं तो उसने इनके बारे में दिया है। उसके साथ साथ सर नेपियर सॉ थे। नेपियर सॉ के बाद आपके थे फ्रेडले और आपके कैनली और फेरब। ये नाम आपको याद रखने हैं। उनमें से भी आपको डीबोर तो जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है अभी मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जो आपकी तापमान
के आधार पर जो है आपके ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण के उनके आधार पर जो हमारा वायुमंडल है उसकी कुछ परतें हैं। देखिए उन परतों में देखो क्या है, सबसे पहले आता है, अगर हम सबसे नीचे से बात करें जहाँ पे हम हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ये आपका सबसे नीचे वाला पार्ट है, और ये वो क्षोभ मंडल है जहाँ पर हमारा, जैसे मान लिया जो आपका ये होता है ना गर्म हवा का, मान लिया गुब्बारा है, या फिर जो आपके सब पंछी हैं वो सब यहीं पर ही उड़ते हैं, ठीक है। उसके और क्षोभ मंडल और के जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल, इम्पोर्टेंट है समताप मंडल। समताप मंडल जैसा कि इसका नाम है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होगा, ये यानी कि समान ताप पे रहेगा। फिर आता है आपका मध्य मंडल। अब देखो मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल जो है ये बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर हमारा माना गया है कि ओजोन लेयर यहीं पर है, ठीक है। इसके ऊपर आता है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल देखो क्या है कि आयन मंडल के बाद आएगा हमारा बहिर्मंडल। तो ये जो आपका आयन मंडल है, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल के बीच में ही हमारे सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इन सब के बारे में। तो देखो हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, तो इसको एक नाम और दिया गया है, वो है आपका ट्रोपोस्फियर। देखो यहाँ पे इनमें आपको ये दोनों नाम याद कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लिया आपका पेपर, तो चलिए मानते हैं कि हिंदी मीडियम में ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो क्षोभ मंडल ना लिख के वो सीधे सीधे ट्रोपोस्फियर ही हिंदी में भी सब लिख देते हैं। तो यानी कि तो इसलिए आपको ये नाम आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। तो देखिए क्षोभ मंडल यानी कि आपका ट्रोपोस्फियर है, और ये जो आपका ट्रोपोस्फियर है ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली ये जो शब्द सबसे पहले किसने किया प्रतिपादित, वो किया था त्रिजांश डिबोर ने। और ये जो है ये बेसिकली जहाँ पर भैया आपका विक्षोभ होंगे यानी वहीं पे होता है, ठीक है। और ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और ये जो है वायुमंडल का 15% है, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखो क्या होता है कि इस परत की जो है धरातल से ऊंचाई जो है वो 10 किलोमीटर के आसपास की मानी गई है, ठीक है। ये आपका औसत ऊंचाई है, ठीक है, 10 किलोमीटर। और वहीं पे जो है ये जो है थोड़ा सा आपका वैरी करती है। वैरी क्या करती है कि जो आपका भूमध्य रेखा पे है, भूमध्य रेखा पे ये जो है ये आपका बढ़ के चली जाती है मैक्सिमम हाइट तक, वो है आपकी 18 किलोमीटर। और जो है आपका ध्रुव है, तो यहाँ पर आपका जो ये रहती है 8 से 10 किलोमीटर पे, ठीक है। देखो क्या है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ध्रुवों पे जो भी हाइट होगी वो कम ही होगी। हाइट सबसे ज़्यादा होगी तो वो होगी आपकी भूमध्य रेखा पे, और जो सबसे कम होगी वो होगी भैया ध्रुवों पे, ठीक है। ये आपको पता रहना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आपका भैया ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्या होता है कि ये जो आपकी हाइट है ये जो है आपकी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। और आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब आपका मौसम गर्म होगा तो ये हाइट जो है बढ़ जाएगी, और जब आएगा सर्दी का मौसम तो ये हाइट आपकी डाउन होगी। और एक चीज़ और है कि जब भी ये जो आपकी हाइट है, जब भी 165 मीटर की ऊंचाई पर हर बार ये जो है इसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। और ये जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो आपका होगा वो होगा क्षैतिज तथा लंबवत तापांतर होता है, यानी कि आपका समांतर और आपका परपेंडिकुलर दोनों रीजन से होता है, ठीक है। और इस भाग में देखिए क्या होता है कि ये जो आपका गर्म तथा शीतल होता है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है वो देखिए वो सबसे ज़्यादा रीजन क्यों हो रहा है, वो हो रहा है विकिरण, संचालन और संवहन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो मंडल है इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और वो परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं उसका रीज़न है। ये जो परिवर्तन मंडल है उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपका टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो भी यहीं पे होता है, इसलिए हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो है आपका मंडल, इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी जो है आपका ऊंचाई में आपका होगा सब भैया इंक्रीजमेंट होगा, तो जो यहाँ पर आपकी हवा चल रही होगी तो उसका जो भैया स्पीड होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसमें भी ये
भैया इंक्रीज होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका संवहनी, इतनी जो आपकी इनकी तरंगें होती हैं और जो आपका विक्षुब्ध संवहन है वो जो है, ये बेसिकली इसको बोलते क्या है, ये आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, तो वो है आपका संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, ये आपको नाम याद होने चाहिए। तो मैंने आपको क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें बताई, तो क्षोभ मंडल में देखिए सबसे पहले जो आपको ट्रोपोस्फीयर जो इसका नाम दिया गया वो किसने दिया, वो दिया आपका त्रिजांश डिबोर ने, ठीक है। ये आपका सबसे नीचे का भाग है, 15% इसमें हमारा वायुमंडल होता है, औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर ये जो है ये आपका पहुंच जाता है आपका 18 किलोमीटर, और जो आपका ध्रुव है वहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर, और ये जो जो भी हमारे सब ध्रुव रहेंगे वहाँ पर सबसे कम ऊंचाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी आपका सब तापांतर होता है वो भैया क्यों होता है, क्योंकि जो है अ, जो आपका लंबवत और जो आपका क्षैतिज में सब तापांतर होता है उसलिए होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है, ठीक है। तो ये हमें, और साथ में जो आपका समस्त मौसम की जो भैया उसका परिवर्तन होता है वो भी इसी मंडल में होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके ट्रोपोपॉज। अब देखो क्या होता है कि क्षोभ मंडल और जो आपका समताप मंडल है उसको भैया अलग करने के लिए बीच में एक हमारे पास बॉर्डर होना चाहिए, तो वो जो बॉर्डर है वो है आपका ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा। ये बेसिकली क्या है, ये एक 1.5 किलोमीटर मोटी सीमा है, और ये जो आपकी 1.5 किलोमीटर की मोटी सीमा है इसको हमने क्या बोला है, ये बोला है आपका ट्रोपोपॉज। और ये किसके बीच में है, वो है आपका ट्रोपोस्फियर और आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका क्षोभ सीमा है, यहाँ के बाद जैसे ही हमारी क्षोभ सीमा खत्म होती है और हम उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, तापमान में जो आपका वेरिएशन है वो खत्म हो जाता है। यानी कि वेरिएशन खत्म हो जाने का सेंस ये है कि जो हमारा 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा कम हो रहा था वो हमारा क्षोभ सीमा के बाद कम होना बंद हो जाता है, यानी कि फिर वहां पर जो भी टेम्परेचर होगा वो हमारा एक उसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो है ऊंचाई जो ये वही रहेगा, तो वो हमारा क्या है, जो आपका भूमध्य रेखा पे है वो रहेगा आपका 17 से 18 किलोमीटर, और जो तापमान होगा वो रहेगा 80 डिग्री, ठीक है, माइनस, ठीक है। और साथ में जो आपका ध्रुवों पर होगा वो होगा आपका 8 से 10 किलोमीटर, -45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फीयर, इंपॉर्टेंट चीज। क्यों, क्योंकि जहां से हमारा क्षोभ मंडल खत्म होता है, क्षोभ मंडल के बाद जो हमारा क्षोभ सीमा खत्म होती है, तो क्षोभ सीमा के बाद जो है 50 किलोमीटर तक किसका राज चलता है, वो राज चलता है भैया समताप मंडल का। और कुछ जो है भैया लोग, जैसे हमारा नासा वासा का भी यही मानना है कि जो हमारा ओजोन है वो हमारा मीसोस्फीयर और ये जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है इसी के बीच में ही आता है, ठीक है। तो वो भी हमें पता रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसका रीजन क्या है कि जो आपकी संताप रेखाएं हैं वो जो है क्षैतिज ना होकर सीधे सीधे आपकी भैया परपेंडिकुलर रहेंगी, और जब भैया परपेंडिकुलर पड़ती रहेंगी तो जो है उनका कोई वेरिएशन नहीं होगा, और वो जब वेरिएशन नहीं होगा तो उनमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा था क्षोभ मंडल था वहां पर क्षैतिज और भैया लंबवत दोनों पड़ रही थी, और इसलिए उसमें चेंजमेंट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज है वो है, जब भी यहाँ पर संघनन होता है तो संघनन होने के बाद आपका मुक्ताब मेघ बनते हैं। देखिए मुक्ताब मेघ बेसिकली होते क्या है, देखने में तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपको सुंदर दिखेंगे। और एक भैया घटना हुई थी सन 2008 में, दिसंबर के महीने में नॉर्वे में जो है शाम के समय बहुत ज़्यादा सुंदर आप जो है वहाँ के लोगों को वो सब बादल दिखे थे। हालांकि ये जो बनते हैं बादल ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये थोड़े से खतरनाक भी होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं, देखिए यहाँ का जो आपका टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा होता है, उसके साथ साथ जब भी यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है कि जो यहाँ पर आपका होते हैं जो आपका जैसे मान लिया जलवाष्प था जो कि वहाँ पर पूरी तरह से बर्फ के रूप में था, बर्फ के जो आपके वो होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं उसके रूप में वो वहाँ पे था। तो जब क्या होता है, जब वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं भैया पड़ती है तो वहाँ पर जो है आपके क्लोरीन के भी आयंस होते हैं और साथ में आपके नाइट्रोजन के भी आयंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है भैया
सूर्य की रोशनी के साथ जो है आयनाइज हो जाते हैं, और ये जब भैया आयनाइज होते हैं तो ये जो है सबसे से ज़्यादा आपके लिए हानिकारक सिचुएशन कॉज करते हैं। और वो होती है, एक होती है आपकी एसिड रेन के लिए, और दूसरी होती है क्योंकि वहाँ पर जो है सब माना गया है कि ओजोन परत वहाँ पर है, और वहाँ पर जब पर आपका Cl कंटेंट भी है, यानी कि आपका क्लोरीन भी है, तो भैया क्लोरीन क्या करेगा कि भैया ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिलीट करना और उनको जो है अपघटित करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक है, ठीक है। और यहाँ से भैया जो भैया सब बूंदें गिरती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट। नॉक्टिल्यूसेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो है आपका समताप मंडल है, तो इसकी जो है भैया मोटाई आप देखो, यहाँ पर थोड़ा सा है ट्विस्ट। समताप मंडल की जो भैया मोटाई होगी वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगी। सबसे कॉमन सी चीज है, समताप मंडल पर टेम्परेचर कम होता है, और जब वहाँ का उनका भैया टेम्परेचर कम होगा तो उसका जो भैया इम्पोर्टेंस कहाँ बढ़ जाएगी, वो भैया बढ़ जाएगी ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर भी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जो आपका विषुवत रेखा है वहाँ पर कम होगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भैया टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि शीत ऋतु में जो है 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का जो भैया आपका सब भैया अक्षांश है, वो हमारा समताप मंडल में सर्वाधिक ज़्यादा होता है, आपका गर्म होता है। और हम जहाँ भारत में है वो है हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है मौसमी जो सब घटनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ही जो हमारे वायुयान हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं, वो हमारे यहीं पर ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो जो है उनको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है और ये आराम से अपना चला सकते हैं। और ये जो नाम दिया गया है और जो इसकी खोज हुई थी वो भी किसने की थी, वो भी की थी भैया त्रिजांश डी बोर ने। तो ये जो दो चीज़ें हैं, नीचे की जो दो परत हैं, अभी तक उनका जो हुआ है सारा नामकरण और जो भी उनका सब खोज हुई है वो किसने की है, वो की है आपकी त्रिजांश डी बोर ने, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपका आता है ओजोन मंडल। क्यों? क्योंकि वो आपका समताप मंडल और जो आपका उसके ऊपर का पार्ट है मध्य मंडल, उसके बीच में ही पाया जाता है। देखो ओजोन के बारे में भी हम बता दें तो देखो समताप मंडल का जो आपका नीचे का भाग है, यानी कि टोटल 50 किलोमीटर की उसकी है एरिया, और उसमें से जो आपका 15 से 35 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें माना गया है कि हमारा ओजोन है। तो देखो ओजोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने अभी आपको बता चुका है कि वो जो आ रही होती है भैया पराबैंगनी रेज, ये उसको रोकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब भैया पराबैंगनी रेज को ये रोकता है तो यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वही रीजन है कि अगर मान लिया ओजोन परत नहीं होगी तो ये जो है आपकी जो है पूरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है हमारा जब मान लिया नहीं होगी ओजोन लेयर, या फिर जो है या इसका अपघटन होता जाएगा, तो ये जो आपका रेट है, यानी कि आपका 1 किलोमीटर में 5 डिग्री, ये जो है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वही रीज़न है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। ये हमें पता रहना चाहिए, और ये हमारा है भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें जानना भी चाहिए। उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि ये जो आपका है ओजोन का उनका जो सब हो रहा है भैया, अपघटन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक भैया प्रोटोकॉल बनाया गया था, वो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये अभी भी हमारा यूज़ में आता है, और ये जो अभी आपका मान लिया पेरिस का जो सब मीटिंग होती रहती है उसमें भी इस प्रोटोकॉल की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और वही रीज़न है कि देखिए क्या होता है कि जो आपके CFC हैं या जो मान लिया ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें हानिकारक हैं हमारे लिए आपका ओजोन परत के लिए, ये जो है उसको बहुत ज़्यादा सख्त वो सब नियम लगा के इनके जो है इनको रोका जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा कलाकार भी है। देखो मीजो जो स्फीयर जो है, जब हमारा 15 या 50 किलोमीटर का एरिया जब खत्म हो जाता है, देखो 50 किलोमीटर के बाद देखो 30 किलोमीटर का दायरा इसका है, वो है आपका 50 से लेके 80 किलोमीटर तक का जो भाग है वो हमारा है मध्य मंडल। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा जो है भैया हाइट बढ़ेगी तापमान कम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ठीक है।
उसके साथ साथ जैसे ही हम भैया पहुंचते हैं 80 किलोमीटर, यानी कि जो इसका लास्ट पॉइंट है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर हो जाता है -80 डिग्री। तो देखो एक चीज़ और है जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा हम लोगों से पूछी जाती है जब हमारा मान लिया इंटरव्यू होता है कि अच्छा ये बताओ कि जैसे जैसे हम भैया ऊपर जाएंगे, मतलब पृथ्वी की हाइट से ऊपर सब जाते चले जाएंगे, तो भैया टेम्परेचर भैया वो सब घटेगा कि बढ़ेगा। तो बच्चे देखो कभी कभी ये अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम भैया जैसे जैसे जाएंगे ऊपर तो सूर्य हमारे पास आता जाएगा, और जब सूर्य हमारे पास से आता जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो वो भैया साफ साफ कह देते हैं भैया टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम जाते हैं ऊपर तो अगर हम भैया मध्य मंडल तक पहुंचे हैं, तो आप अभी देखिए कि हम जैसे ही 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे हैं तो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका न्यूनतम तापमान की जो भैया सीमा होती है उसको मोसोपॉस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है मोसोपॉस, आपको जरूर से जरूर इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा है, वो है आपका 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक, यानी कि ये आपका बाहर ही रहता है। इसके बाद हमारा वायुमंडल आएगा, लेकिन अभी जो आपका है आयनोस्फीयर जो है ये आपका 80 से लेके और 640 किलोमीटर तक रहता है। और ये जो है जब यहाँ पर अब देखो सबसे ज़्यादा कलाकारी क्या है कि जब हम पहुंचे थे आपका मध्य मंडल तक, तब वहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो था वो हमारा कम हो गया था, -80 हो गया था। अब इसके ऊपर जैसे हम पहुंचे 640 किलोमीटर के बीच में, तो यहाँ पर देखो फिर से जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ गया और हमारा दाब जो है कम हो गया, यानी कि जो है हमारा टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। मोसोपॉस पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो हमारा न्यूनतम ताप सीमा थी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पराबैंगनी के जो भैया फोटॉन्स थे, यानी कि अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स थे जो थे, और जो आपका हाई वेलोसिटी के जो भैया कण है, वो देखिए क्या होता है कि ये जो है भैया आपस में ये जब मान लिया टकराते रहते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की जो भैया हल्की गैसें हैं वो क्या होती हैं कि वो भैया जो है आयनाइज हो जाती हैं। और जो हमें भैया आकाश का जो सब नीला रंग है, सुमेरु ज्योति है, कुमेरु ज्योति है, और जो भैया उल्का आकृति की जो सब चमक और जो हमें वो सब किरणें उन्हें दिखती हैं, वो सब हमें किस कारण दिखती हैं, वो इसीलिए दिखती हैं क्योंकि भैया आयन मंडल में जो है गैसों का जो है आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। और ये जो आपकी होती हैं गैसों का जो होता है भैया आयोनाइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भैया कुछ परतों का होता है निर्माण, वो देखिए कौन कौन सा है। एक वो है आपका डी परत। तो देखो डी परत जो है वो है 80 से 96 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर का ये जो पार्ट है यहाँ पे दीर्घ रेडियो तरंगे रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी E1 परत। तो देखो E1 में क्या होता है 96 से लेके 130 यानी कि 34 किलोमीटर का जो एरिया है, और जो आपका E2 परत यानी कि 160 किलोमीटर तक, यानी कि 30 किलोमीटर और 34 और 30, ये यहाँ पे क्या होता है कि मध्यम रेडियो तरंगें होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है F1 और F2। देखो F1 और F2 जो है ये सीधे सीधे 160 किलोमीटर के विस्तार तक देखो क्या होता है कि लघु रेडियो तरंगे आती हैं, ठीक है। और ये जब हो जाती हैं तो उसके बाद जो है ये जो आपकी परत होती है यानी कि 160 से लेके 320 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो होती है आपकी एप्टीटन परत होती है, ये नाम आ सकता है। और देखो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एप्टीटन परत जो है वो हमारा किस भाग में है, तो वो है हमारा आयन मंडल में है, और ये भैया किन परतों के बीच में है, वो है आपका F1 और F2। इसके बाद आती है आपकी जी परत। तो ये जो है 400 किलोमीटर तक आती है, और इस परत में देखो जो आपका नाइट्रोजन है, तो ये जो भैया है ये जो आते हैं आपके नाइट्रोजन के एटम्स और जो आपके पराबैंगनी फोटॉन्स हैं, इन दोनों में आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि 640 के बाद का जो एरिया है वो हमारा पूरा वायुमंडल है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे से ज़्यादा प्रधानता किसकी होगी, वो होगी हल्की गैसों की, और हल्की गैसें कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो भी हमारा सब अभी तक हुए हैं स्टडीज हुई हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि हर एक गैस की जो है अलग अलग परत होगी। नाइट्रोजन की अलग परत, ऑक्सीजन की अलग परत, हीलियम और हाइड्रोजन की भी अलग अलग परत होगी। और ये जो है इस मंडल पे यानी कि जो आपका वायुमंडल है वो
किस पे ज़्यादा फोकस रहा है, यानी कि उस पर किसने फोकस किया है, तो वो किया है लेमन स्पिट्जर ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं भैया, ये अभी तक मैंने जो आपकी संरचना बताई वो बताई मैंने तापमान के आधार पे, यानी कि हमारा तापमान कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, उसके उनके जो है भैया अकॉर्डिंग सबसे पहले आया हमारे पास क्षोभ मंडल, फिर आया हमारे पास क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बाद आया हमारे पास समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आया हमारे पास समताप मंडल के बाद आया हमारे पास मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आया हमारे पास आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद आया वायुमंडल। ये हो गया हमारा तापमान के अकॉर्डिंग। अगर हम भैया बात करते हैं केमिकल के आधार पे, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पे, तो सबसे पहले हमें नाम याद करना पड़ेगा, वो है भैया मार्शल एंड निकोलेट। इन्होंने क्या किया था कि रासायनिक आधार पे जो है दो भागों में किया, एक है आपका सममंडल और एक है विषम मंडल। बहुत सिंपल है, सममंडल वो जहाँ पर सारी की सारी गैसें जो है वो भैया समान अनुपात में हो, वो भैया सममंडल है, यानी कि जो है जितनी भी गैसें हैं जब वो समान अनुपात में है तो ये, और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 90 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसमें जो है अब देखो 90 किलोमीटर है, तो यानी कि 90 किलोमीटर की सीमा तक देखो क्षोभ मंडल आ गया, क्योंकि इसकी सीमा थी 10 से 18। ठीक है, समताप मंडल आ गया 50 तक हो गया, और भैया 50 के ऊपर हमारा मध्य मंडल भी आ गया। ठीक है, खैर ये था हमारा 80 तक। ठीक है, और अगर अब आता है हमारा विषम मंडल। विषम मंडल वो जहाँ भैया अनुपात बराबर ना हो, वहाँ पर जो है वो है हमारा विषम मंडल। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक गैस की जो है अलग अलग परत है। देखो परत में भी देखो क्या बात करते हैं, नाइट्रोजन की जो परत है वो है 90 से 200, ऑक्सीजन की है 200 से 1100, और हीलियम की है 1100 से 3500, और हाइड्रोजन की है 3500 से लेके 10,000। सिंपल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, NOHH ऐसे याद कर लो, और भैया इधर एक आप याद कर लो 90, 200, 1100, 3500, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में जो भी हमारे पास संपूर्ण जो था इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मैंने सोचा कि आप सभी को पूरे लॉजिक के साथ मैं करूं डिस्कस, वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अभी जब ये सारे जो हमारा कोर्स है ये जब पूरा हो जाएगा, तब मैं जो सबके लिए जो है वो सब हर रोज कम से कम 2 वीडियो लाया करूंगा, जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा सबसे लास्ट में, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर रोज 2 वीडियो सेट कम से कम 50-50 क्वेश्चन के वो सब करें, सारे मिसलेनियस के, ताकि आपके वो सब रिवीजन भी हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे जो भैया चैनल है उसके साथ आप रहिए कनेक्ट में, और आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी भैया तैयारी हो जाए। ठीक है, और आपको मेरे सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।